नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था पर्यावरण संरक्षण के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो हमारा चैप्टर था, हम उसी चैप्टर के अगले वीडियो को हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव पड़े हैं, उसके क्या कारण होने हैं और उनको रोकने के उपाय क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। तो ग्लोबल वार्मिंग का पहला प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव है वातावरण में तापमान में वृद्धि, है ना। जो धरती का तापमान है उस धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि भी छोटी मोटी नहीं। पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड टेम्परेचर आया है वो ये आया है कि पिछले 10 साल में तापमान में 0.3 डिग्री से 0.6 डिग्री तक की वृद्धि हो चुकी है ना। और 1895 के बाद से 2012 का जो साल हमारा निकला है वो सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है इस धरती पर। तो ग्लोबल वार्मिंग या धरती का जो तापमान है उसमें जो वृद्धि हो रही है वो हमारे लिए एक बड़ा चिंता का सबब है। और उसका कारण क्या है? ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग है। अब इसका दूसरा कारण क्या है, दूसरा प्रभाव क्या है वो देखते हैं। दूसरा प्रभाव जो और ज़्यादा खतरनाक है वो है समुद्री जल स्तर में वृद्धि। देखो, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा? जो ग्लेशियर है हमारे, जो हिमालय जैसे पर्वत हैं इन पर बर्फ जमी रहती है, वो तापमान में वृद्धि होने की वजह से वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। और जब वो पिघलेंगे तो वो जो जल राशि है अतिरिक्त वो कहाँ जाएगी? समुद्रों में, नदियों के माध्यम से समुद्रों में। जब समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? समुद्र के पास जो हमारे द्वीप हैं, नदियों के बीच में जो द्वीप हैं, वो द्वीप, वो शहर, वो जलमग्न होने की स्थिति में आते चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी तक 18 द्वीप जो धरती पर थे वो इस समुद्री सतह में जल राशि के बढ़ने से जलमग्न हो चुके हैं, है ना। भारत में ही 54 ऐसे द्वीप हैं जो जल राशि के बढ़ने से जलमग्न होने का संकट उन पर मंडरा रहा है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में 10 लाख की आबादी वाला किरिबाती द्वीप समूह जो है उस पर जलमग्न होने का संकट बढ़ रहा है। और भारत में ही, जीके का क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, भारत में ही असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप, वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। उसका क्षेत्रफल 1287 वर्ग किलोमीटर से घट करके 557 वर्ग किलोमीटर रह गया है। एक आशंका, एक संभावना है कि 2020 तक 14 जो द्वीप है उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा इस ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से, जिसकी वजह से समुद्री जल सतह में वृद्धि हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट आता है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। देखिए, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है? जब जलवायु में परिवर्तन होगा, जलवायु के साथ छेड़छाड़ होगा तो मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। इससे संक्रामक बीमारियां बढ़ेगी। मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर जैसी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। और साथ ही साथ मनुष्य के लिए जो आवश्यक है पोषण के लिए,
स्वस्थ हवा, स्वच्छ जल और खाने के लिए भोजन, उसका भी संकट बढ़ता चला जाएगा अगर ये इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही। क्योंकि पैदावार कम होती चली जाएगी, जो ज़मीन है वो जलमग्न होती चली जाएगी, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, तो ये सारा संकट हमारे ऊपर बढ़ने जा रहा है। अगला आगा पशु पक्षियों और वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, पशु पक्षियों और वन्य जीवों के बहुत सारे जो आवास है वो संकट में पड़ते चले जाएंगे। गर्मी बढ़ने से वो उत्तरी ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे और ऐसी स्थिति में बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उनका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है, वो नष्ट हो सकते हैं, जो प्रकृति के चक्र के लिए, धरती के चक्र के लिए आवश्यक है, इनका चलते रहना। अगला जो बिंदु है वो है शहरों पर प्रभाव। देखिए, शहरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। तो एक तो मानव शरीर में वैसे ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, इस तापमान परिवर्तन से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एसी का प्रयोग शहरी क्षेत्रों में किया जाएगा और इस एसी के प्रयोग की वजह से क्या होगा, CFC का उत्सर्जन बढ़ेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बढ़ेगा और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वापस आगे चल करके हमारी ओजोन परत को नष्ट करेगी और ओजोन परत को नष्ट होने से क्या होगा, वापस धरती के तापमान में वृद्धि होगी, पराबैंगनी किरणें बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो था ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ने वाले थे। अब आगे बात करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य कारक है वो कौन कौन है। यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, इनको तापमान में बढ़ाने में कौन से तत्व की, कौन से क्रियाकलाप की कितनी भूमिका है। तो सबसे पहले आपको टेबल नज़र आ रही है, उस टेबल में आप देख सकते हैं और मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला नंबर आता है पावर स्टेशन, सबसे टॉप पर है पावर स्टेशन। एक हो छोटा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 4 नंबर का। टेबल बनाने के लिए कहा जा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। सबसे पहला नंबर आता है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन से 21.3% उत्सर्जन होता है। दूसरा नंबर आता है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री से उत्सर्जन होता है 16.8% दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है हमारा यातायात और गाड़ियाँ। यातायात और गाड़ियों से उत्सर्जन होता है 14.4%, है ना। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है हमारा कृषि, खेती किसानी की जो गतिविधियाँ, वो उससे होता है 12.5%। छठे नंबर पर आता है जीवाश्म ईंधन, जो कोयला है, जो डीजल है, जो पेट्रोल है, जो लकड़ी है, जिसको हम जलाते हैं, उसकी वजह से 11.3% उत्सर्जन होता है इन ग्रीन हाउस गैसों का। अगला आता है रहवासी क्षेत्र, जहाँ मानव रहता है, मनुष्य रहता है, घर परिवार के जो कार्य करता है, जो गतिविधियाँ होती है, उन गतिविधियों की वजह से 10.6% इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इसके बाद अगला आ जाता है 7वां पॉइंट, हमारा बायोमास जो ईंधन है उसके जलाने से हमारे जो जैसे सरसों के जो खेत खाली होते हैं उनके डंठल है, बाकी फसलों के डंठल है, चारा है, और ऐसे बायोमास की जो चीज़ें हैं उनको जलाने से जो उत्सर्जन होता है उसका प्रतिशत है 10%। और लास्ट में आता है कचरा जलाने से, जैसे हमारी पॉलीथीन जलाते हैं, हमारे घर परिवार का जो कचरा है वो जलाते हैं, उससे होता है 3.4% उत्सर्जन। तो ये तो थी टेबल हमारी ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य कारक। मुख्य कारक कौन कौन है, उनका योगदान कितना है। तो फिर एक बार रिपीट कर दें। सबसे पहला आता है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन से होता है 21.3%। इंडस्ट्री से होता है 16.8%।
यातायात और गाड़ियाँ इससे 14.4, खेती किसानी से 12.5%, जीवाश्म ईंधन से 11.3%, रहवासी क्षेत्रों से 10.3%, बायोमास से 10% और कचरा जलाने से होता है 3.4% उत्सर्जन। अब बात करते हैं लास्ट में हम, वो है इसको रोकने के उपाय। भाई ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनका उत्सर्जन हो रहा है, तो इनको रोका कैसे जाए। तो जो कारण इनके बढ़ने का है, जो कारण ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का है, अगर हम उन कारणों को रोक देंगे तो ऑटोमेटिक इसकी बढ़त रुक जाएगी। तो क्या कारण था? पहले तो था हमारे यहाँ पेड़ों की कमी। तो हमें क्या चाहिए उसको रोकने के लिए? हमारे आसपास के पर्यावरण को हरा भरा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि पर्यावरण अच्छा रहेगा और ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उनको ये अवशोषित कर पाएंगे। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है कि वनों का कटाव पर प्रभावी प्रतिबंध लगे। आज हमारे पास कानून तो है, लेकिन कानूनों के अनुसार वनों की कटाई नहीं रुक पा रही है, जंगलों की कटाई उसी रफ्तार से जारी है। तो इस पर प्रभावी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हो गया, वनों की कटाई पर प्रभावी प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरा है जो कार्बनिक ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, उसका उपयोग कम से कम किया जाए, उसके उपयोग पर नियंत्रण लाया जाए, कमी लाई जाए। और इससे जुड़ा चौथा पॉइंट है जो अकार्बनिक ईंधन है, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इनके प्रयोग को बढ़ाया जाए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप आगे भी ऐसे अच्छी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।